लगभग 47 साल पहले एक भीषण परमाणु विस्फोट के कारण पृथ्वी नष्ट हो गई। पृथ्वी के लगभग सभी लोग मारे गए। केवल कुछ ही लोग बचे जिन्होंने अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन बनाकर अंतरिक्ष में रहना शुरू किया। लेकिन वहां रहते रहते भी उनके ऑक्सीजन, भोजन और पानी के संसाधन खत्म होने लगे। इसलिए वे यह जानने के लिए कि पृथ्वी दोबारा रहने योग्य हुई है या नहीं, 100 लोगों को पृथ्वी पर भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे 100 लोग पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही। पूरी पृथ्वी मानो एक विशाल खतरनाक भूल भुलैया में बदल चुकी है। आखिरकार इन लोगों का क्या होता है, यह जानने के लिए आपको द 100 सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना होगा। एक डरावने परमाणु विस्फोट के कारण आज से लगभग 47 साल पहले पृथ्वी तबाह हो गई थी और उसके साथ ही पृथ्वी के लगभग सभी लोग मारे गए थे। लेकिन पृथ्वी के नष्ट होने से पहले 12 देशों ने मिलकर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन, कृत्रिम उपग्रह बनाया था ताकि वे वहां रह सकें। इस स्पेस स्टेशन में बहुत ही कम लोग रहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेस स्टेशन को संचालित करते हैं, जबकि बाकी लोग यहाँ शरण लेकर रह रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को यहाँ कैद भी करके रखा गया है। दरअसल यहाँ कुछ नियम कानून हैं और जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें कैद कर दिया जाता है। अब हम जिस लड़की को देख रहे हैं उसका नाम क्लार्क है। वह भी यहाँ कैद में ही है। जब वह बैठकर चित्र बना रही होती है तभी स्पेसशिप से कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे कहीं ले जाना चाहते हैं। ले जाने से पहले उसके हाथ में एक तरह का बैंड पहनाया जाता है। अब सवाल यह है कि ये बैंड आखिर हैं क्या और इन्हें किसे पहनाया जाता है। दरअसल जिनके हाथ में ये बैंड पहनाए जाते हैं उन्हें पृथ्वी पर भेजा जाना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पृथ्वी अब भी इंसानों के रहने लायक है या नहीं। इस बारे में उन्हें खुद भी कोई पक्की जानकारी नहीं है, इसीलिए वे यहाँ के कुछ कैदियों को पृथ्वी पर भेजने का फैसला करते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि कैदियों को ही क्यों भेजा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी अब भी रहने योग्य न हो और पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी हो, जो इंसानों के लिए बहुत जोखिम भरी हो। उनका मानना है कि अगर कोई खतरा हुआ या लोग मरे तो कैदियों में से ही कोई मरे। जैसा कि कहा जाता है, जबरदस्ती का मतलब यही होता है। कैदी होने के कारण उन्हें खतरे में झोंक दिया जाता है। इसी दौरान क्लार्क की माँ क्लार्क से कहती है कि इस स्पेस स्टेशन में दिन ब दिन खाना, पानी और ऑक्सीजन कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ज्यादा दिनों तक आर्क के अंदर जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनके पास अब सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। इसीलिए क्लार्क सहित बाकी 100 लोगों को पृथ्वी पर जाकर देखना होगा कि वह अब रहने योग्य है या नहीं। इसके बाद क्लार्क समेत उन 100 लोगों को एक अंतरिक्ष यान में बैठाकर पृथ्वी की ओर भेज दिया जाता है। उन्हें भेज दिया जाता है। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, क्लार्क के पिता की मौत हो चुकी है। उन्हें स्पेसशिप से मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन यह सजा उन्हें क्यों दी गई थी ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। इधर देखा जाता है कि जिन 100 लोगों ने अंतरिक्ष यान से यात्रा शुरू की थी उनके यान में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसके कारण आर्क से उनका संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। अंतरिक्ष यान एक जोरदार झटके के साथ पृथ्वी पर उतरता है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन यान को ज्यादा नुकसान नहीं होता। उनमें से एक व्यक्ति जैसे ही यान का दरवाजा खोलता है उनके सामने तेज रोशनी की बाढ़ आ जाती है। ऐसी रोशनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यहाँ आए सभी लोगों का जन्म पृथ्वी के नष्ट होने के बाद यानी आर्क स्पेस स्टेशन में ही हुआ था। इसलिए उन्हें पृथ्वी की सुंदरता या उसकी रोशनी के बारे में कोई अनुभव नहीं था। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद क्लार्क एक मैप निकालती है और सबको बताती है कि अब उन्हें कहाँ जाना है। वे पृथ्वी पर कुछ खास जगहों पर जाकर जांच पड़ताल करने आए हैं ताकि यह देखा जा सके कि परमाणु बम का रेडिएशन अभी भी मौजूद है या नहीं। इसके अलावा उन्हें कुछ ऐसे इलाकों के बारे में जानकारी मिली है जहां अब भी खाना और पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और आगे और भी मिल सकता है। क्लार्क सबको बताती है कि उनका गंतव्य माउंट वेदर नाम की जगह है। अब जो लड़का हमें दिखाई देता है उसका नाम वेल्स है। वह आर्क के चांसलर का बेटा है और वह खास तौर पर क्लार्क के लिए ही पृथ्वी पर आया है। उनके बीच मौजूद ब्लैक नाम का एक लड़का अचानक वेल्स से लड़ने लगता है। इसके बाद क्लार्क कुछ और लोगों को साथ लेकर लगभग 20 मील का सफर तय करके माउंट वेदर जाने का फैसला करती है, जबकि बाकी सभी वहीं रुक जाते हैं। लेकिन उन्हें जंगल के रास्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन्हें इसका अंदाजा हो जाता है। वे जंगल के अंदर एक हिरण देखते हैं। यह पहली बार होता है जब वे अपनी आंखों से किसी जानवर को देख रहे होते हैं। हिरण को देखकर वे पहले बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही हिरण उनकी तरफ देखता है वे बहुत डर जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से उस जानवर का चेहरा जल चुका होता है और उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया होता है, ऐसा कि जो भी देखे डर जाए। इधर हम आर्क स्टेशन में देखते हैं कि वहाँ के मुखिया को किसी ने गोली मार दी है। और यहाँ एक और बात जान लेना ज़रूरी है, जो लोग पृथ्वी पर आए हैं उनमें से कोई भी वेल्स या क्लार्क को पसंद नहीं करता, क्योंकि वेल्स का पिता आर्क का हेड है और क्लार्क की माँ भी एक ऑफिसर है। दरअसल आर्क के अंदर रहने वाले आम लोगों पर वहाँ के अधिकारी बहुत अत्याचार करते थे। पृथ्वी के नष्ट होने के बाद जो लोग यहाँ शरण लेने आए थे उनके लिए कड़े नियम और सजाएं तय की गई थीं। इन सजाओं के भी 2 हिस्से थे।
जो अपराधी 18 साल से ऊपर या वयस्क होते थे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी उन्हें आर्क के बाहर खुले अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता था। उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा और जिनकी उम्र 18 साल से कम होगी उन्हें आजीवन कैद में रखा जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी परिवार में एक ही जगह पर 2 बच्चे पैदा हो जाते तो उसे भी अपराध माना जाता था, क्योंकि वहाँ जनसंख्या जितनी बढ़ेगी खाना, पानी और ऑक्सीजन उतनी ही कम होती जाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्लैक नाम का लड़का वहाँ मौजूद लोगों को समझाकर उनके हाथों से बैंड उतारने के लिए मना लेता है। दरअसल ये बैंड ऐसे उपकरण हैं जिनके जरिए आर्क के लोग यह जान सकते थे कि पृथ्वी पर भेजे गए लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। वहीं वहाँ मौजूद लोग एक जलाशय देखते हैं। पानी देखकर उनमें से एक छोटी लड़की तुरंत पानी में कूद जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। जो लड़की पानी में कूदती है वह ब्लैक की बहन होती है। थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि पानी में मौजूद एक बड़ी मछली उस पर हमला कर देती है। तब ब्लैक और बाकी लोग समझदारी दिखाते हुए पत्थर फेंककर किसी तरह उसे बचा लेते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। तब ब्लैक बाकी साथियों के हाथों से बैंड उतारकर उन्हें आग में जला देता है। ब्लैक वेल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले बताया, वेल्स का पिता आर्क का हेड है और ब्लैक की माँ ने ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए थे। इसी वजह से वेल्स के पिता ने ब्लैक की माँ को मारने का आदेश दिया था। यहाँ तक कि उसकी बहन को भी कैद में डाल दिया गया था। इसी कारण ब्लैक वेल्स से सख्त नफरत करता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि आर्क के अधिकारियों के बीच भी सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है। जिस प्रमुख को गोली मारी गई थी उसकी जगह अब केन नाम का व्यक्ति आर्क का नया हेड बनने वाला है। वह क्लार्क की माँ को गिरफ्तार कर लेता है। केन दरअसल बहुत क्रूर और सत्ता लोलुप इंसान है। उसने पहले ही कानून का सहारा लेकर क्लार्क के पिता को मरवा दिया था और अब वह क्लार्क की माँ को भी मारना चाहता है। वह उसे इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि क्लार्क की माँ आर्क के हेड के बहुत करीबी लोगों में से एक है। लेकिन जब क्लार्क की माँ को मारने की तैयारी की जा रही होती है तभी बीमार हालत में आर्क का हेड वहां पहुंच जाता है और उसे मौत के मुंह से बचा लेता है। इधर क्लार्क पहली बार पृथ्वी पर आकर पक्षियों की आवाज़ सुनती है। वह यहाँ सूर्योदय देखती है। ये सब बातें उसने पहले सिर्फ अपने माता पिता से कहानियों में सुनी थीं। आज वह पहली बार इन्हें अपनी आंखों से देख रही होती है। इसके बाद क्लार्क और उसके बाकी साथी उस जलाशय को पार करने के लिए पेड़ों से लटकती डालियों की मदद लेते हैं। इसी तरह पार करते समय अचानक एक व्यक्ति के सीने में भाला लग जाता है। इस घटना से क्लार्क को एहसास हो जाता है कि माउंट वेदर में वे अकेले नहीं हैं, बल्कि वहां पहले से ही और भी लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह दृश्य देखकर सभी डर के मारे भागने लगते हैं। तभी दूर से एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं देता। इधर आर्क के अधिकारी भी समझ नहीं पाते कि जिन लोगों को उन्होंने पृथ्वी पर भेजा था उनके हाथों में लगे बैंड अचानक ऑफ क्यों हो गए। असल में उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन बैंडों को निकालकर आग में जला दिया गया है। इसलिए वे यह मान लेते हैं कि बैंड खराब हो गए हैं और सोचने लगते हैं कि शायद वे सभी लोग मर चुके हैं। दूसरी ओर जो लोग वास्तव में पृथ्वी पर पहुंचे हैं वे आपस में मिलकर जिंदगी जीने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं ब्लैक खुद को उन लोगों का लीडर घोषित कर देता है। दूसरी तरफ हादसे के बाद क्लार्क वापस अपने बाकी साथियों के पास लौट आती है और सबको बताती है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। उनकी सोच पूरी तरह गलत थी। इस पृथ्वी पर और भी लोग रहते हैं और उन्हीं में से किसी ने उनके एक साथी पर हमला किया है। हालांकि एक बात साफ हो जाती है कि अब पृथ्वी पूरी तरह इंसानों के रहने योग्य बन चुकी है। लोग चाहें तो अब यहाँ आकर रह सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जो लोग पहले से यहाँ रहते हैं वे शायद उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे सभी अंतरिक्ष से आए हैं। ऐसे में यहाँ जिंदा रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इधर क्लार्क अपने घायल साथी को बचाना चाहती है। इसी वजह से वह एक नई टीम बनाती है जिसमें वेल्स, ब्लैक, मर्फी और फिन शामिल होते हैं। ब्लैक का मकसद क्लार्क के हाथ से वह बैंड छीन लेना होता है। इसके बाद क्लार्क फिन के साथ एक झरने के पास जाती है जहां उसे खून के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान अभी तक सूखे नहीं होते, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि उनका घायल साथी आसपास ही कहीं मौजूद है। दूसरी ओर आर्क में यह दिखाया जाता है कि क्लार्क की माँ के पास एक लड़की आती है और बताती है कि पृथ्वी पर पहुंचने के बाद उनके हाथों के बैंड ऑफ हो गए थे, लेकिन वे किसी की भी मौत नहीं हुई। उस लड़की का नाम रैवन होता है और वह एक मैकेनिकल इंजीनियर होती है। इधर पृथ्वी पर क्लार्क और उसके साथी चलते चलते देखते हैं कि उनका साथी एक पेड़ से बंधा हुआ है। तभी अचानक एक हिंसक जानवर उन पर हमला कर देता है। उसी समय वेल्स जानवर को गोली मारकर ढेर कर देता है और ब्लैक को बचा लेता है। इसके बाद वे अपने घायल साथी को अपने ठिकाने पर ले आते हैं। उधर आर्क में सभी अधिकारी एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास मौजूद खाना अब 6 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 4 महीने ही चल पाएगा। उसके बाद लोग शायद भूख से मरने लगेंगे। ताकि सब लोग इस तरह न मरें, अधिकारी शोध करके एक भयानक उपाय निकालते हैं। वह उपाय यह होता है कि वहाँ मौजूद 209 लोगों को मारना पड़ेगा। अगर इन 209 लोगों को मार दिया जाए तो उनका खाना, पानी और ऑक्सीजन बच जाएगी और उन्हीं संसाधनों से बाकी लोग कुछ और महीनों तक जिंदा रह पाएंगे। लेकिन इस फैसले से सभी लोग सहमत नहीं होते। इधर क्लार्क की माँ रैवन नाम की उस लड़की को बुलाकर एक पुरानी मशीन ठीक करने को कहती है।
वहीं दूसरी तरफ फिर से दिखाया जाता है कि जो लोग पृथ्वी पर गए हैं उनमें से 2 लोग एक तरह के जहरीले दलदल क्षेत्र में फंस जाते हैं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता। दूसरी ओर क्लार्क अपने घायल साथी का इलाज खुद शुरू कर देती है। वह वेल्स और फिन को साथ लेकर नदी के किनारे इलाज के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करने जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर वे एक अजीब भंवर जैसे धुएं को अपनी तरफ आते देखते हैं, इसलिए वे वहां से जल्दी भाग आते हैं। उसी समय ब्लैक अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला होता है और वे लोग भी उसी धुएं की चपेट में आ जाते हैं। यहीं पर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्लार्क के पिता जिंदा थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि उस स्पेसशिप में ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही है। वह यह बात बाकी लोगों को बताना चाहते थे, लेकिन जब वे ये बातें क्लार्क की माँ से कह रहे होते हैं तब क्लार्क सब कुछ छिपकर सुन लेती है। क्लार्क यह बात पूरे भरोसे के साथ अपने दोस्त वेल्स को भी बता देती है और उससे अनुरोध करती है कि वह यह बात किसी को न बताए। लेकिन इसके बाद क्लार्क के पिता को मृत्युदंड दे दिया जाता है और उन्हें आर्क से बाहर खुले अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। यही बात क्लार्क कभी स्वीकार नहीं कर पाती। क्लार्क को लगता है कि इन सब के लिए वेल्स जिम्मेदार है। उसे विश्वास था कि वेल्स ने ये सारी बातें अपने पिता को बता दी होंगी और इसी वजह से वेल्स के पिता ने क्लार्क के पिता को मौत की सज़ा दी होगी। इस घटना के बाद से क्लार्क और वेल्स की दोस्ती पूरी तरह टूट जाती है। फिर कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है। पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। तब तक वह अजीब धुआं गायब हो चुका होता है, लेकिन उस धुएं की चपेट में आने से उनके एक साथी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसकी आंखों और चेहरे पर असहनीय दर्द साफ झलकता है। उसके शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं और वह पूरी तरह झुलस चुका होता है। वह इतना दर्द सह रहा होता है कि वह खुद अपने दोस्तों ब्लैक और क्लार्क से मौत की भीख मांगता है। ब्लैक वैसे तो कठोर इंसान है, लेकिन उसे इस हालत में देखकर वह भी बहुत दुखी हो जाता है। अंत में क्लार्क उसके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए चाकू से वार करके उसकी मौत सुनिश्चित कर देती है ताकि वह उस पीड़ा से मुक्त हो जाए। जरा सोचिए, इंसान को कितनी भयानक पीड़ा और कष्ट सहना पड़ता है कि वह खुद अपनी मौत की कामना करने लगे। खैर, वे उस आदमी के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे अपने शिविर में ले आते हैं। इसके बाद क्लार्क अपने घायल साथी की सेवा करने उसके पास जाती है और कुछ देर उसका इलाज करती है। फिर वह वेल्स से बात करने चली जाती है। वहां पहुंचकर क्लार्क वेल्स से कहती है, एक सच्ची बात बताओ, मैंने जो तुम्हें बताया था कि मेरे पिता आर्क में ऑक्सीजन की कमी के बारे में सबको बताना चाहते थे, क्या तुमने ये बात अपने पिता को बता दी थी? और क्या इसी वजह से तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को मौत की सजा दी थी? तभी वेल्स क्लार्क को चौंकाते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह बात तो तुम्हारी माँ ने मेरे पिता को बताई थी। इधर हम देखते हैं कि क्लार्क के इलाज की वजह से वह घायल व्यक्ति अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। इसके बाद हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके माता पिता को भी आर्क में मृत्युदंड दिया गया था। इसी मौत की वजह से प्रतिशोध लेने के लिए वह एक धारदार चाकू लेकर आता है और अचानक वेल्स के गले पर हमला कर देता है, जिससे वेल्स वहीं मारा जाता है। वेल्स की मौत से क्लार्क को गहरा दुख होता है और उसी समय उसे अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वह अपनी कलाई से वह बैंड तोड़ देता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत के लिए असल में उसकी माँ ही जिम्मेदार थी। दूसरी ओर जिस हथियार से वेल्स की हत्या की गई थी, वह हथियार उनके समूह के 2 अन्य सदस्यों के हाथ लग जाता है। तब क्लार्क को लगता है कि वेल्स का कातिल उनके ही बीच कोई है, क्योंकि वह हथियार उनके उसी अंतरिक्ष यान का एक टूटा हुआ हिस्सा था। इसी वजह से सभी मिलकर मर्फी नाम के लड़के पर शक करने लगते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव कुछ गुंडा सा था। इसके बाद मर्फी को एक पेड़ से लटकाकर फांसी देने के लिए ले जाया जाता है। उसी समय वहां खड़ी एक छोटी बच्ची जोर से चिल्लाकर कहती है कि वेल्स को उसी ने मारा है और वही उसकी हत्यारी है। यह सुनकर मर्फी बहुत गुस्सा हो जाता है और दूसरों को उस बच्ची को मारने के लिए उकसाने लगता है। तभी मौका पाकर क्लार्क उस बच्ची को लेकर वहां से भाग जाता है और फिन भी उनके साथ चला जाता है। सबसे बचने के लिए क्लार्क, फिन और वह बच्ची जमीन के नीचे एक बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि वह बच्ची बेसमेंट से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाकी लोग उसे देखने से पहले ही ब्लैक को पकड़ लेते हैं। इधर मर्फी बच्ची को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें पा ही लेता है। उसी समय क्लार्क और फिन वहां पहुंचते हैं। तभी मर्फी क्लार्क के गले पर चाकू रखकर बच्ची से अपने पास आने को कहता है। कोई और रास्ता न देखकर क्लार्क को बचाने के लिए वह बच्ची ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसके दंड स्वरूप मर्फी को समूह से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि क्लार्क की मां ने रेवन से जिस मशीन को ठीक करने के लिए कहा था, वह अब ठीक हो चुकी है। यहाँ से हमें पता चलता है कि उस मशीन की मदद से वे पृथ्वी पर जा सकते हैं, लेकिन उस मशीन को शुरू करने के लिए एक रेगुलेटर की जरूरत थी, जिसे क्लार्क की मां नियम तोड़कर स्पेस सेंटर से किसी से लेकर आती है। इधर रेवन सबको बिना बताए मशीन को तैयार कर लेती है और खुद ही पृथ्वी की ओर रवाना हो जाती है। पृथ्वी की ओर जाते हुए वह यान ऐसा लगता है मानो कोई अंतरिक्ष से एक छोटी सी गेंद को पृथ्वी की तरफ फेंक रहा हो। उधर समय के साथ आर्क की हालत बिगड़ने लगती है। वहां ऑक्सीजन की मात्रा केवल 16% रह जाती है और इस संकट के समय उनकी एकमात्र उम्मीद क्लार्क की मां होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 100 साल पुरानी वह मशीन लेकर रेवन पृथ्वी की ओर जाती है और जैसे ही वह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है, तेज तूफान की तरह आसमान से नीचे उतरती दिखाई देती है। पृथ्वी पर मौजूद लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई और अंतरिक्ष यान उनके स्पेसशिप से आया है। इसके बाद जहां वह अंतरिक्ष यान उतरता है, वहां सभी जाना चाहते हैं, लेकिन ब्लैक उन्हें मना करता है। फिर भी वह खुद वहां जाने के लिए निकल पड़ता है।
यह बात उसकी बहन देख लेती है और उससे पूछती है कि वह अकेले क्यों जा रहा है। वह जवाब देता है कि जब मैं आया था तब मैंने हेड को गोली मार दी थी। हो सकता है वे मुझे ढूंढने के लिए यहाँ आए हों, इसलिए मैं पहले ही वहाँ जा रहा हूँ। देखते हैं कि वहाँ कौन आया है और वे क्यों आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक उस अंतरिक्ष यान तक पहुंचकर उसमें से रेडियो निकालकर पानी में फेंक देता है। उधर रेवन अब तक बेहोश थी, लेकिन होश में आने पर वह देखती है कि वह धरती पर पहुंच चुकी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्लार्क वहां आ जाती है और उसे देखकर रेवन बहुत खुश हो जाती है। क्लार्क के पीछे पीछे फिन भी वहां पहुंच जाता है और यह फिन रेवन का बॉयफ्रेंड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क की माँ अपने पति का आखिरी वीडियो, जिसे वह इतने दिनों से छुपाकर रखे हुए थी, आर्क के सभी लोगों तक पहुंचा देती है। यह वीडियो देखने के बाद वहां के कई लोग आत्म बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे खुद मरकर बाकी लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी थी। जो लोग स्वेच्छा से मरने को तैयार होते हैं उन्हें एक कमरे में जहरीली गैस के जरिए मार दिया जाता है। दूसरी ओर क्लार्क, रेवन, फिन और ब्लैक मिलकर उस अंतरिक्षयान को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द यह संदेश भेजा जा सके कि अब धरती रहने लायक हो चुकी है और किसी को भी आर्क में रहकर मरने की ज़रूरत नहीं है। वे धरती पर आने की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए वे खंभे लगाकर लोहे के स्टैंड जैसा ढांचा बनाते हैं और उसके ऊपर सैटेलाइट लगा देते हैं। फिर वे अंतरिक्षयान में जो भी सामान मिलता है उसकी मदद से संदेश भेजने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि 3 रॉकेट अंतरिक्ष की ओर रवाना होते हैं। उधर ब्लैक की बहन ब्लैक से मिलकर लौटते समय एक जगह ठोकर खाकर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। रात में जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने एक अजनबी आदमी को देखती है। यही वे लोग होते हैं जो पहले से ही धरती पर रह रहे हैं। दूसरी तरफ जब क्लार्क की माँ आर्क के हेड के साथ अंदर बैठकर बात कर रही होती है, तब वे बाहर एक रोशनी जैसी चीज़ देखते हैं। असल में यह रोशनी क्लार्क और उसके साथियों द्वारा भेजे गए रॉकेट की होती है। इसके बाद 17 साल पहले की एक घटना दिखाई जाती है। ब्लैक की माँ बहुत दर्द सहकर उसकी बहन को जन्म देती है। फिर वह ब्लैक से कहती है कि वह अपनी बहन का ध्यान रखे, क्योंकि उसकी माँ अच्छी तरह जानती थी कि उसने एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया है और इसलिए इस बच्चे को सज़ा मिलेगी। यहाँ तक कि ब्लैक और उसकी माँ ने मिलकर कई दिनों तक उसकी बहन को सबकी नज़रों से छुपा कर रखा। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। ब्लैक अपनी बहन को खोजता फिर रहा होता है। तंबू के आसपास उसे अपनी बहन नहीं मिलती तो वह क्लार्क को साथ लेकर अच्छे से खोजने निकल पड़ता है। तभी वे देखते हैं कि आसमान से तारों की तरह चमकती हुई कुछ चीज़ें नीचे गिर रही हैं, यानी आर्क से मरे हुए लोगों के शरीर नीचे फेंके जा रहे हैं। यह देखकर सभी को लगता है कि उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो गई हैं। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि उनका सिग्नल वहां पहुंचने से पहले ही बहुत से लोग स्वेच्छा से मर चुके थे। इधर ब्लैक की बहन को एक अंधेरी गुफा में बंद करके रखा गया था। वह वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है। बाकी लोग उसे खोजते खोजते खून के निशानों का पीछा करते हुए उस जगह के करीब पहुंच जाते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद गुफा के पत्थर हटाकर ब्लैक की बहन को बाहर निकाला जाता है। फिर वे सभी वहां से भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे जंगलवासी उनका पीछा करने लगते हैं। जंगलवासी फिर से ब्लैक की बहन को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो आदमी उसे उठाकर ले गया था वह असल में बहुत बुरा इंसान नहीं था। वह लड़की को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर बाहर चला जाता है। तभी ब्लैक उसका पीछा करता हुआ आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाता है और वहां अपनी बहन को ढूंढ लेता है। जब वह जंगलवासी ब्लैक की बहन के पास आता है तो वह उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब उस आदमी को होश आता है तो वहां ब्लैक समेत कुछ और लोग मौजूद होते हैं और फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान फिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दूसरी ओर क्लार्क रेवन को साथ लेकर फिन द्वारा बताए गए बेसमेंट में चली जाती है और वहां उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के अनुसार वायरलेस कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके आर्क से संपर्क करना ज़रूरी था। उन्हें आर्क के लोगों को बताना था कि उन्हें स्वेच्छा से मरने की ज़रूरत नहीं है। वे पृथ्वी पर आने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी अब पूरी तरह रहने योग्य हो चुकी है। लेकिन आगे क्या होता है? क्या आर्क से सभी लोग पृथ्वी पर उतर आते हैं? और अगर वे उतरते हैं तो पृथ्वी पर मौजूद ये हिंसक जंगलवासी उनके साथ क्या करेंगे? पृथ्वी पर तो उनके लिए और भी भयानक खतरे इंतजार कर रहे हैं। ये जंगलवासी लोग आखिर हैं कौन? और क्या पृथ्वी फिर से पहले जैसी बन पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे। इस सीरीज़ में बहुत से एपिसोड हैं और सभी को एक साथ समझाने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए यहाँ मैंने सिर्फ 7 एपिसोड ही समझाए हैं। अगर आपको इस सीरीज़ की कहानी पसंद आई हो और आप आगे के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं जितनी जल्दी हो सके बाकी एपिसोड्स समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और समय किसी और शानदार मूवी की कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।